In this video, we are going to learn about the models of abnormal behavior that were remaining, that is behavioristic model and the cognitive model. So today in this video, we are going to do this too. While in our last two lectures, we have completed the biological model as well as in psychological model, we have done the psychoanalytical model. So we know that in psychoanalytical model, we did the conscious and unconscious mind, ID, superego, ego, psychosexual stages of development, anxiety and defense mechanism that were all given by the Sigmund Freud. And now in this lecture we are going to study the behavioristic model, which includes classical conditioning and the operant conditioning. While we are also going to see the cognitive model, which includes the three, that is attention, memory and organizing structure. Okay, so let's start with behavioral model. This model was given by J.B. Watson. So according to him, normal and abnormal behavior of an individual depends on the environment. That is, whatever an individual learns from his environment, based on that his behavior could be normal or abnormal. Now what happens is, if a person learns maladjusted behavior, then his behavior would be abnormal. That is, अगर कोई इंसान एनवायरनमेंट से कुछ माल एडजस्टेड पैटर्न लर्न कर रहा है या कुछ वैसा चीज़ लर्न कर रहा है, तो उसका जो बिहेवियर होगा वो माल एडजस्टेड हो जाएगा. और अगर वो इन्वायरमेंट से सही तरीके से लर्न कर रहा है और उसका वेल एडजस्टेड है, देन इट मीन्स कि उसका बिहेवियर वेल एडजस्टेड रहेगा. सो इस थियोरी पे ये पूरा बिहेवियरल मॉडल बना हुआ है. And in this model there are two kinds of learning that have been included, through which a person learns from his environment, that is classical conditioning and the operant conditioning. Now we know that we have studied this two conditioning in our chapter 2. So हम इस वीडियो में क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे वर्क करता है या ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे वर्क करता है उस पर नहीं जा रहे हैं. इफ़ यू वांट टू रिवाइज क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, यू कैन डू बाय विजिटिंग द वीडियोस ऑफ द चैप्टर 2. बट यहाँ पे हम जो है एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग जो है मालएडजस्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग अबनॉर्मल बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, एंड सेम वे ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे करता है. सो व्हाट हैपन्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज़, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में हम कुछ स्टिमुली को किसी से एसोसिएट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी को डार्कनेस का फियर है, तो अब वो फियर किस तरह से जनरेट हुआ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. से फॉर एग्जांपल जब भी कुछ हॉरिफाइड चीज़ होती थी उस टाइम पे जो टाइम था वो नाइट का टाइम था फॉर एग्जांपल, तो जो इंसान है वो नाइट को हॉरिफाइंग चीज़ों से एसोसिएट कर देगा. दैट मीन्स उसको वो रात का डर लगने लग जाएगा. फॉर एग्जांपल जब आप अगर सो रहे हो और आपको कोई हॉरर वाला ड्रीम आता है, दैट मीन्स आप वो ड्रीम से उठ जाएंगे. जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई अभी तो अंधेरा होके रखा है. सो आप जैसे जैसे धीरे धीरे ड्रीम्स आते रहेंगे और आप उसी सेम टाइम पे रात के टाइम पे उठते जाएंगे, सो सर्टेन पॉइंट के बाद में वो जो है ड्रीम की जगह पे इंसान डर को अंधेरे से एसोसिएट करने लग जाएगा. दैट मीन्स उसको ये लगेगा कि अंधेरा है इसलिए डर हो रहा है. तो इस तरह से उसका जो बिहेवियर है वो माल एडजस्टेड हो जाएगा. सेम वे अगर क्लासिकल कंडीशनिंग में जो स्टिमुली का जो हम एसोसिएशन देखते हैं, अगर वो वेल एडजस्टेड हो तो वो अबनॉर्मल बिहेवियर की जगह पे नॉर्मल बिहेवियर प्रेजेंट करेगा. ओके, देन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसका भी रोल बहुत बड़ा होता है. और जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है हम जैसे जानते हैं कि वो प्रोफेसर B.F. स्किनर ने दिया था. एंड दिस ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग. नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस कंडीशनिंग इज द reinforcement is at center, means the reinforcement which that you get for your activity is at center. So for example, if you are getting positive reinforcement for a positive attitude, then or positive behavior, you will lead to a well adjusted behavior. While if you develop maladjusted behavior, that is because the reinforcement was not proper. So what Skinner says is that this adjusted and maladjusted behavior is because of the reinforcement and stimulus discrimination. That is, if individual is not able to discriminate between the reinforcement and the stimuli, then this maladjusted behavior occurs. That is, for example, अगर कुछ एक्टिविटी है अगर वो अच्छी है तो उसके लिए पॉजिटिव reinforcement दिया जाएगा, पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया जाएगा. एंड सेम में कोई नेगेटिव एक्टिविटी है तो उसके लिए नेगेटिव reinforcement नेगेटिव रिवॉर्ड दिया जाएगा. बट अगर पर्सन जो है वो केपेबल नहीं है इनके बीच में डिफरेंस देखने के या फिर डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो उसका माल एडजस्टेड बिहेवियर देखा जाएगा. जैसे कि मान लो कि अगर पर्सन जो है उसने कुछ पॉजिटिव काम किया तो उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला, और उसने कोई नेगेटिव काम किया तो उसके लिए उसको नेगेटिव रिवॉर्ड मिला या फिर पनिशमेंट मिली.
बट होगा क्या, वो जो पर्सन है वो उसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि सही है या गलत है, उसको पनिशमेंट नहीं लग रही है। सो इन अ वे अगर उसकी लर्निंग उस तरह से होती है तो उसका जो बिहेवियर है वो माल एडजस्टेड हो जाएगा। सो इस तरह से जो लर्निंग है दैट इज़ थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ एट सेंटर ऑफ द बिहेवियर दैट इज़ प्रेजेंटेड बाय द इंडिविजुअल। ओके, so this behavioristic model or the behavioral model is keeping learning in the center on the basis of environment and reinforcement gives the explanation of abnormal behavior. So for this behavioristic model, what is the center? The learning is at center and on the basis of environment which the person has learned and also the reinforcement that was given in the conditioning. So ये जो तीन factors है that is हमारा जो learning है, हमारा जो environment है और जो हमारा reinforcement है वो हमारे बिहेवियरल मॉडल के सेंटर पे है और उसके बेसिस पे ही हमारा एडजस्टेड दैट इज़ माल एडजस्टेड और वेल एडजस्टेड जो बिहेवियर है वो हम देख सकते हैं। ओके, देन कम्स द थर्ड मॉडल दैट इज़ कॉग्निटिव मॉडल। वी नो दैट वी आर डूइंग साइकोलॉजिकल मॉडल एंड इन दैट वी हैव थ्री डिफरेंट मॉडल्स दैट इज़ साइकोएनालिटिकल, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। नाउ दिस कॉग्निटिव मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। Up till now in behavioral, what behavioristic scientists thought that जो भी behavior pattern होता है वो जो measure कर सके, हम जो track कर सके, वो ही psychologist study करेगा। but जो psychologist है उनका view different है। what they says is कि जो हम नहीं देख सकते हैं, जो mental processes है वो भी बहुत important है जो हमारा ये abnormal या जो disorders है उनको carry करने के लिए। सो जो ये साइकोलॉजिस्ट है वो बोलते हैं कि जो कॉग्निटिव मॉडल है दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दिस कॉग्निटिव मॉडल इज़ डिपेंडेंट ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के जो इंडिविजुअल है वो किस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है उसके बेसिस पे जो ये मॉडल बनता है उसको हम कॉग्निटिव मॉडल कहते हैं। सो इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होती है कि कैसे इंडिविजुअल जो है वो एनवायरनमेंट में कैसे डील कर रहा है, कौन से फैक्टर्स और कौन से सिचुएशन को देख रहा है और कौन सी जो सिचुएशन उनको इम्पोर्टेंस दे रहा है, कौन से जो है उसके मेमोरी में वो रिटेन कर पा रहा है। तो सारी ये चीज़ें इस मॉडल में दिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इन दिस प्रोसेसिंग हाउ इंडिविजुअल कॉम्प्रिहेंड द एनवायरमेंटल फैक्टर और सिचुएशन, gave importance to which incidents and retain them in the memory, and also how he uses the experience associated with the incident etc. are included in this processing. So this processing includes the three factor that is attention, memory and organizing structure. बिकॉज जो हमारा कॉग्निटिव मॉडल है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर बेस्ड है और ये कॉग्निटिव मॉडल में हम कौन से प्रोसेसेस इंक्लूड करते हैं कि वो कौन से एनवायरनमेंट पे ध्यान दे रहा है दैट इज़ अटेंशन, कौन सी चीज़ें वो रिटेन कर रहा है दैट इज़ मेमोरी एंड उसके जो एक्सपीरियंसेस है वो किससे एसोसिएट कर रहा है, कौन से इंसिडेंट से किसको क्या एसोसिएट कर रहा है दैट इज़ आर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। सो जो हमारा कॉग्निटिव मॉडल है वो इन थ्री में डिवाइडेड है दैट इज़ अटेंशन, मेमोरी एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। Now in the first chapter itself we know that we studied about the attention and we know that बहुत सारे stimulus हमारे environment में होते हैं but एक इंडिविजुअल के लिए सारे स्टिमुली पे कॉन्सेंट्रेट करना पॉसिबल नहीं होता है, सारे स्टिमुली पे फोकस करना पॉसिबल नहीं होता है। सो सपोज़ बहुत सारे स्टिमुलीज है, हम उसमें से कुछ एक सर्टेन स्टिमुली पे हम फोकस करते हैं दैट इज़ नोन एज सिलेक्टिव अटेंशन। सो अगर ये अटेंशन हमें ये बताता है कि जो हमारा सिलेक्टिव अटेंशन है वो इंटरप्टेड हो जाए या फिर हमारे उसके बीच में कुछ ऑब्स्टिकल आ जाए देन इट विल लीड टू अबनॉर्मल बिहेवियर and that behavior of an individual becomes maladjusted, and one of the causes of psychosis is the obstacle or disturbance in selective attention process। अब ये जो cognitive model है वो हमें क्या बताता है कि जो साइकोसिस का जो रीज़न है वो ये है कि जो हमारा सिलेक्टिव अटेंशन का प्रोसेस है उसमें कोई ऑब्स्टिकल आ गया या कोई इंटरप्शन आ गया तो उस वजह से वो साइकोसिस डेवलप होता है। अब साइकोसिस का मतलब मीनिंग क्या होता है? Psychosis means any severe mental disorder in which contact with reality is lost or highly distorted। मीन्स जो साइकोसिस है उसका मीनिंग ये है कि कोई भी सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जिसके अंदर एक इंडिविजुअल का रियलिटी के साथ में कनेक्शन चला जाता है दैट इज़ ही इज़ अवे फ्रॉम रियलिटी। सो उस टाइप के जो भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं हम उसको साइकोसिस कहते हैं। तो ये साइकोसिस का रीज़न कॉग्निटिव मॉडल में ये कहा गया है कि जो अगर हमारा सिलेक्टिव अटेंशन का प्रोसेस है उसके अंदर कोई ऑब्स्टिकल आता है या फिर कोई इंटरप्शन आता है तो उस वजह से ये साइकोसिस डेवलप होते हैं। ओके, देन इन 1999
Graham and the other researchers showed that in the root of neurotic disorders, the obstacle in the selective attention process is responsible. So same जो 1999 में ग्रैम एंड अदर रिसर्चर्स थे, उन्होंने यही कहा कि अगर जो हमारा सेलेक्टिव अटेंशन का प्रोसेस है उसमें कोई ऑब्स्टिकल आता है तो बाकी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. सो अगर कोई न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो रहा है तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो हमारा सेलेक्टिव अटेंशन का प्रोसेस है उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पेशेंट डिप्रेशन सफ़र कर रहे होते हैं उनमें जनरली क्या होता है कि वो सिर्फ नेगेटिव स्टिमुली पे ध्यान दे रहे होते हैं या नेगेटिव इंसिडेंट्स पे ध्यान दे रहे होते हैं. सो एक तरह से उनका जो सेलेक्टिव अटेंशन प्रोसेस है वो डिस्टॉर्टेड है, बिकॉज जो पॉजिटिविटी है वो देख ही नहीं पा रहे, उनका सिर्फ अटेंशन नेगेटिविटी के साइड जा रहा है. सो एक तरह से डिप्रेशन है वो भी इसके वजह से ही है, बिकॉज देयर सेलेक्टिव अटेंशन इज डिस्टॉर्टेड, बिकॉज दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन नेगेटिव साइड एंड नॉट ऑन दी पॉजिटिव साइड. ओके, then comes the memory. Now what happens in memory, we also know that what is memory. जो भी हमारे इवेंट्स रहे हैं, एक्सपीरियंस रहे हैं, उसको हम रिटेन करते हैं हमारे ब्रेन में, सो वो हमारा मेमोरी हो जाती है. नाउ what cognitive model says is that memory also plays a role in abnormal behavior or normal behavior that an individual exhibits. So what happens is कि मेमोरी जो है इंडिविजुअल ने किस तरह की मेमोरी स्टोर की है उसके बेसिस पे उसका बिहेवियर जो है वो हम देख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ नेगेटिव जो एक्सपीरियंस है, जो नेगेटिव इवेंट्स है, खाली उसी को रिटेन कर रहा है, सिर्फ नेगेटिव मेमोरीज बना रहा है, तो उसका जो बिहेवियर वो बताएगा वो होगा माल एडजस्टेड. और जो अगर इंडिविजुअल है वो उसके एक्सपीरियंस के दोनों को टैली करके चल रहा है, लाइक नेगेटिव अगर एक्सपीरियंस आ रहा है तो ठीक है वो भी उसको समझ रहा है, उसको रख रहा है अपने ब्रेन में, एंड सेम अगर पॉजिटिव है तो वो उसको भी ध्यान में रख रहा है. सो उसका जो बिहेवियर होगा वो होगा वेल एडजस्टेड, मतलब उसका नॉर्मल बिहेवियर हम देख सकते हैं. सो बिहेवियर मेमोरी ये कहता है कि अगर इंडिविजुअल सिर्फ जो इंटरेक्शन हुआ है या जो एक्सपीरियंस हुआ है उसका सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स अपने ब्रेन में रिटेन करता है, देन इट विल लीड टू अबनॉर्मल बिहेवियर. ओके, जैसे कि हमने अटेंशन में एग्जांपल देखा डिप्रेशन का, इन विच वी सॉ दैट कि डिप्रेशन वाला जो पेशेंट होता है उनका जनरली अटेंशन जो होता है वो नेगेटिव साइड पे ही जाता है. अब अगर वही जो नेगेटिव साइड पे उसका अटेंशन जा रहा है, दैट मीन्स उसकी मेमोरी में खाली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस स्टोर होंगे. सो ये जो नेगेटिव मेमोरी स्टोर हुई है उस वजह से वो इंसान न्यूट्रल और पॉजिटिव नहीं रह सकता है, एंड दैट्स द रीज़न कि वो अबनॉर्मल बिहेवियर एग्जिबिट करेगा. ओके, then comes the third and the last one, that is in cognitive model, which is organizing structure. So what happens in organizing structure is that we know that whatever an individual experiences, that experiences are not scattered in the mind, that is the individual whatever he experiences are arranged in a pattern or in organized form, and that's why we call it as organizing structure. Now this organizing experiences are a result of specific concept about oneself and one's environment is established. Now that is बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं, एक तो हमारा सेल्फ कंसेप्ट होता है हमारे बारे में, और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके बेसिस पे हमारा ये सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है. नाउ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेल्फ स्कीमा. अब ये जो सेल्फ है, वी नो दैट हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है सेल्फ का मीनिंग क्या होता है कि वॉट एवर पर्सन थिंक्स अबाउट हिज ओन सेल्फ. तो ये जो सेल्फ कंसेप्ट है अगर हमारा ये एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे डेवलप हो रहा है तो इट इज़ नोन एज सेल्फ स्कीमा. एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर पे डेवलप होता है तो इट इज़ नोन एज सेल्फ स्कीमा. अब ये जो सेल्फ स्कीमा है इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल अगर एक चाइल्ड है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो अगर उसके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं उसकी गुड क्वालिटीज़, उसको पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, तो जो उसका सेल्फ स्कीमा डेवलप होगा वो होगा पॉजिटिव. दैट चाइल्ड वुड से आई एम गुड, आई एम वाइज, आई कैन डील विथ समथिंग. तो ये तरह की जो उसका सेल्फ स्कीमा डेवलप हुआ है वो पॉजिटिव हो जाता है. सेम वे अगर इसका अपोजिट होता है कि चाइल्ड अगर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है उसके पेरेंट्स से या उसके फैमिली मेम्बर से, उसके एफर्ट्स को भी मतलब है ना लाइक अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो जो वो चाइल्ड है उसके अंदर नेगेटिव सेल्फ स्कीमा डेवलप हो जाएगा एंड ही वुड थिंक दैट ही इज़ नॉटी, ही इज़ यूजलेस और ही इज़ नॉट वाइज. सो ऐसी फीलिंग्स जो डेवलप होगी वो नेगेटिव सेल्फ स्कीमा की वजह से डेवलप होगी. नाउ ये जो सेल्फ स्कीमा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अबनॉर्मल बिहेवियर में. सो फॉर एग्जाम्पल अगर नेगेटिव सेल्फ स्कीमा है तो जो पर्सन अगर एग्जिबिट करेगा तो नॉर्मल सिचुएशन में भी कभी कभार उसका जो बिहेवियर होगा वो अबनॉर्मल हो जाएगा. सेम वे अगर पॉजिटिव सेल्फ स्कीमा है तो उसका बिहेवियर नॉर्मल रहेगा. देन द लर्निंग थियरिस्ट एल्बर्ट बैंडूरा ही सेड दैट
Cognitive behavior perspective places considerable emphasis on the cognitive aspects of learning. So जो हमारा cognitive behavior है, perspective है, ये सारे जो है हमारे cognitive aspect जो होते हैं learning के, उस पर काफ़ी ज़्यादा emphasis play करते हैं. Now what Bandura said that the human being control their behavior by internal symbolic process or thoughts. So जो according to Albert, what does it mean? कि जो ह्यूमन बीइंग है दे आर केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग देयर बिहेवियर बाय इंटरनल सिंबॉलिक प्रोसेस ऑफ थॉट्स. तो जो उनके थॉट्स है या फिर जो इंटरनल प्रोसेसेस है उसके बेस पे जो इंडिविजुअल है वो अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं. एंड दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग हैव अ कैपेसिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन. And then Bandura developed a self-efficacy theory in 1974. So based on his idea that humans can control their behavior according to their mental processes and thoughts, he developed a theory called self-efficacy theory. So self-efficacy theory होती क्या है? Self-efficacy means that how well one can execute courses of action required to deal with prospective situations. मतलब कि एक इंडिविजुअल किस तरह से कोई कोर्स एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि एक सर्टेन सिचुएशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम आए. सो वो होता है सेल्फ एफिकेसी. सो अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट, because human beings are able to control their behavior, so they can develop the self efficacy, and based on that we can judge कि जो individual है वो abnormal behavior दिखाएगा या normal behavior दिखाएगा. For example, अगर जो पर्सन है वो एक्शन नहीं ले पा रहा है जो सिचुएशन डिमांड करे उस हिसाब से, तो सिंपल सी बात है उसका जो बिहेवियर होगा वो abnormal हो जाएगा, राइट. और जो अगर वो एग्जिबिट कर पा रहा है दैट मीन्स अगर उसका नॉर्मल बिहेवियर है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को बहुत ज़ोर से लगी है, चोट लग गई है कुछ, तो अगर वो इंसान को दर्द ही नहीं हो रहा है, वो रो नहीं रहा है, दैट मीन्स कि उसका जो बिहेवियर है सर्टेन सॉर्ट ऑफ वो अब नॉर्मल की साइड जा रहा है. सेम वे अगर कुछ बुरी चीज़ हुई लेकिन कोई इंसान उसे बहुत ज़ोर से हंस रहा है, तो वो भी एक तरह से उसका अब नॉर्मल बिहेवियर है. सो जो अगर वो अपना बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है थॉट्स और प्रोसेसेस की वजह से, सो जो बिहेवियर एग्जिबिट करेगा वो अब नॉर्मल होगा. ओके. देन दिस ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो सेज दैट कि जो हमारा बिहेवियर है, जो अब नॉर्मल बिहेवियर है, वो एट्रीब्यूशन थियरी के ऊपर भी बेस्ड रहता है. नाउ व्हाट डज एट्रीब्यूशन थियरी मीन्स? मतलब कुछ सर्टेन इवेंट हुआ, आप उसको एट्रीब्यूट मतलब आप उसको रीज़न दे रहे हो. लाइक एट्रीब्यूशन थियरी के दो होते हैं, एक इंटरनल एट्रीब्यूशन एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन. सो किस तरह का इवेंट है, किस तरह से जो जा रहा है उसको आप किस तरह से एट्रीब्यूट कर रहे हो, वो हम एट्रीब्यूशन थियरी में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गुस्सा आ रहा है या हमने कुछ गलत किया तो हम एट्रीब्यूट करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर कि वो सिचुएशन ने मुझे कंपेल किया उस तरह से करने के लिए, वो इंसान ने ऐसा किया तो मैंने किया. हम इंटरनल एट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, मतलब हम उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर नहीं लेते हैं, बट हम वो किसी और पे डालते हैं, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डालते हैं. वाइल जैसे कि कुछ बिहेवियर जो रहते हैं वो इंटरनल एट्रीब्यूशन पे रहते हैं. जैसे कि मान लो कुछ अच्छा काम किया तो जनरली इंसान यही बोलेगा कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी थी, मैं इतने अच्छे से काम कर सकता था, दैट्स वाई ये सारा अच्छे से काम हुआ. तो ये जो एट्रीब्यूशन हो गया वो इंटरनल एट्रीब्यूशन हो गया. मतलब जो अच्छी चीज़ हो रही है तो इंसान उसको जो एट्रीब्यूट कर रहा है वो खुद के ऊपर कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज़ ही वॉज एबल टू डू दैट. सो जो एट्रीब्यूशन हो गया वो इंटरनल हो गया. सो ये इंटरनल और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन की बेसिस पे भी हमारा जो बिहेवियर है वो अब नॉर्मल और नॉर्मल रह सकता है. जैसे कि मान लो जो डिसऑर्डर्स रहते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो उन सब के अंदर इंटरनल एट्रीब्यूशन दिखाई देता है. और सेम एग्रेसिवनेस हो गया या एंटी सोशल बिहेवियर हो गया तो उसके अंदर एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन दिखाई देता है. सो अगर कोई डिस्टॉर्शन आ रहा है तो हमारा जो अब नॉर्मल बिहेवियर है वो देखने मिलेगा. ओके. So in this cognitive model, the importance is given to the perception of the situation and interpretation of the experiences. मतलब जो हम परसीव कर रहे हैं सिचुएशन को और हम उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं एक्सपीरियंस को, वो कॉग्निटिव मॉडल के बेसिस पे है. बट what we can do is we cannot change the situation. So what one individual can do is he can change his interpretation, he can change his perception to avoid the abnormal behavior. Okay. So this was all about cognitive model. So here we complete the models of abnormal behavior that were given by DSM-1. And if you have any doubt, you can comment on the video with your doubt, and I will try my best to make it easy for you. Okay.